किसने बंद किया? अशोक गहलोत जी ने। मैं 12th क्लास में विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया था। अच्छा। उसके बाद में मैं विश्वविद्यालय आया, राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद से लेके अब तक मेरे पास कोई ना कोई जिम्मेदारी संगठन में, पार्टी में रही मतलब है। राजनीति में इंटरेस्ट शुरुआत से ही था? जी। कैसे? 12th में तो मतलब जनरली लोगों को नहीं पता होता ये सब चीज़ों के देखिए, बारे में। 2 प्रकार से राजनीति में इंटरेस्ट था मेरा। एक तो मेरे बड़े भाई ताऊ जी के लड़के एबीवीपी में काम करते थे, तो जब मैं स्कूल में था तो मैं देखा करता था उनकी बाइक के ऊपर एबीवीपी लिखा हुआ था। अच्छा। उनके पास होंडा यूनिकॉर्न बाइक थी। मैं समझता था कि यार ये एबीवीपी क्या होती है। संघ का और एबीवीपी का आपस में प्रॉपर कनेक्शन है? देखिए, कनेक्शन ऐसा है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका विद्यार्थियों में काम करने वाला संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी मतलब संघ की ही इकाई है एबीवीपी? हाँ, अनुषांगिक संगठन है और उसमें काम करते करते हम एबीवीपी में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बना, मैं महानगर का कार्यकारिणी सदस्य रहा, विश्वविद्यालय का इकाई का सचिव रहा एबीवीपी का। अध्यक्ष तक की भूमिका तय हो सकती है। और छात्र संघ चुनाव के बाद में मैं एबीवीपी में प्रदेश का सह मंत्री बना। आप कहीं ना कहीं युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप खुद एक बहुत बड़े लंबे सफर को तय करते हुए यहाँ तक पहुंचे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ऐसा कभी लगा कि नहीं हो पा रहा है, मतलब ये सेटल ही नहीं हो रही चीजें, जैसे चुनाव हार गए या ऐसा कुछ हुआ बीच में? कभी नहीं लगा मुझे लगा, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक बात कही थी, उसको समझने की सबको आवश्यकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन से? नितिन नवीन जी। ओके, हाँ, क्योंकि अभी नए हुए आपकी तरह वो भी। माननीय नितिन नवीन जी ने एक बात कही अपने, जब उनका पदभार का कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि राजनीति 100 मीटर की रेस नहीं है, एक लंबी मैराथन है। अभी राजस्थान में इलेक्शन बंद है यूनिवर्सिटी के, क्या रीजन है? इससे तो युवाओं का कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होता है इलेक्शन वाली पॉलिटिक्स का। किसने बंद किया? अशोक गहलोत जी। आप चालू कर सकते हैं ना, आपकी सरकार तो 2-3 सालों से है। हमारी सरकार करेगी चालू, लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा बंद किसने किया। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं गोविंद सिंह राजपूत। आज के हमारे गेस्ट हैं भाजपा युवा मोर्चा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर गौरा जी। इनसे हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि युवा किस तरीके से राजनीति में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं या किस तरीके से युवा राजनीति में आ सकते हैं। करते हैं इनसे बात, समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। नई जिम्मेदारियों का भार कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी दायित्व दिया जाता है उसमें कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता के लिए अलग काम भारतीय जनता पार्टी में दिया जाता है। और नई जिम्मेदारियां जो मिली है उनके बाद में मेरा दायित्व और ऐसा हो गया है ले कि मुझे और ज़्यादा अनुशासित रह के भारतीय जनता पार्टी के काम में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, पर वो तो ठीक है, पार्टी लेवल पे अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो तो परफेक्ट है। पर्सनली कैसा लग रहा है? क्योंकि फ्री रहे होंगे पहले तो, एकदम मज़े वाली लाइफ होगी, अब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई होंगी, चीज़ें, प्रदेश का पूरा भार आ गया होगा कहीं न कहीं। देखिए, मैं 12th क्लास में विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया था। अच्छा। उसके बाद में मैं विश्वविद्यालय आया, राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लिया। ओके। उसके बाद से लेके अब तक मेरे पास कोई ना कोई जिम्मेदारी संगठन में, पार्टी में रही है। ओके। तो मेरा जो निर्माण है, मेरा जो काम करने का तरीका है, वो शुरू से ही काम का रहा है। और संगठन में जो व्यक्ति काम करता है, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ नेता हो, जो संगठन के कार्यकर्ता होते हैं वो कभी फ्री, मेरे को नहीं लगता उनको पार्टी छोड़ती है। पार्टी शुरुआत से कुछ ना कुछ उनको हर मिलता ही रहता है व्यक्ति के लिए ज़िम्मेदारी। जिम्मेदारी तय करती है। हुँ। हमारे अनेकों अभियानों के माध्यम से, पार्टी के अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में यही फर्क है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है, अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता सिर्फ चुनावों पे आकर काम करते हैं। तो आप 12वीं से ही काम कर रहे हैं। हाँ, 12वीं से मैं काम कर रहा हूँ। फिर आरयू का सफ़र? देखिए, मैं 12वीं पास करके आया, मेरा जयपुर से ही 30 किलोमीटर दूर घर है, एक कस्बा है चोमू करके, ओके। वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मैं 12वीं पास करके आया तो मैं राजस्थान कॉलेज में आके मैंने एडमिशन लिया। यहाँ विद्यार्थी परिषद का कॉलेज के कार्यकारिणी सदस्य, जो एबीवीपी की इकाई होती है, हुँ, हुँ, हुँ। कॉलेज का इकाई सचिव, विश्वविद्यालय का वो कॉलेज का मतलब इकाई। राजनीति में इंटरेस्ट शुरुआत से ही था? जी। कैसे? 12th में तो मतलब जनरली लोगों को नहीं पता होता ये सब चीज़ों के देखिए, बारे में। 2 प्रकार से राजनीति में इंटरेस्ट था मेरा। एक तो मेरे बड़े भाई ताऊ जी के लड़के एबीवीपी में काम करते थे, ओके। तो जब मैं स्कूल में था तो मैं देखा करता था
उनकी बाइक के ऊपर एबीवीपी लिखा हुआ था। अच्छा। उनके पास होंडा यूनिकॉर्न बाइक थी। जी। तो मैं समझता था कि यार ये एबीवीपी क्या होती है। हाँ। फिर एक हमारे पड़ोस में मेरे चाचा जी लगते हैं, जी। वो भी एबीवीपी में उन्होंने लंबे समय तक काम किया, तो वो हमेशा एबीवीपी की सब गतिविधियों में भाग लेते थे। तो कनेक्ट होता होता उनको देखते देखते तो लगा कि प्रेरणा कहीं ना कहीं विद्यार्थी, परिवार से ही मिली। हाँ, प्रेरणा परिवार से भी मिली और संगठन में स्वयंसेवक मैं शाखा वगैरह में जाता था। पहले से ही। हाँ, मतलब 12th क्लास के आसपास ओके। शाखा के माध्यम से क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सभी जगह पे शाखा लगाई जाती है। तो उस समय से शाखा में भी जाना आना हुआ और उसके माध्यम से धीरे 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 संघ एबीवीपी का और एबीवीपी का आपस में प्रॉपर कनेक्शन है। देखिए, कनेक्शन ऐसा है जी। कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जी। उसका विद्यार्थियों में काम करने वाला संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। ओके। और मतलब संघ चूंकि की ही इकाई है एबीवीपी। हाँ, अनुसांगिक संगठन है ओके। और उसमें काम करते करते हम एबीवीपी में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान कॉलेज इकाई अध्यक्ष बना, फिर मैं महानगर का कार्यकारिणी सदस्य रहा, विश्वविद्यालय का इकाई का सचिव रहा एबीवीपी का, और ये रहते रहते मैंने 2014 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा आरयू से। राजस्थान विश्वविद्यालय ओके। से। और छात्र संघ चुनाव के बाद में मैं एबीवीपी में प्रदेश का सह मंत्री बना। चुनाव में क्या रहा? मैं चुनाव हार गया था। ओके, 2014 में आप चुनाव हार गए थे। जी, क्या रीजन रहा होगा? देखिए उस समय रीजन अनेक हैं। उस समय का इलेक्शन था, समीकरण होते हैं हाँ। और नहीं, पर कुछ खास वजह? क्योंकि 2014 तो मुझे लगता है कि बीजेपी की एक मजबूत लहर वाला टाइम था शायद, तो ये कहीं ना कहीं उसी के सपोर्टिव विंग है, तो उसका फायदा तो। नहीं, कैंपस में क्या होता है कई बार, जैसे उस समय कॉमर्स कॉलेज में निर्विरोध अध्यक्ष हो गए थे, तो वहाँ वोटिंग थोड़ी कम रही। और भी बहुत सारे जो हमारे कारण थे। अब आपको पता है कि हार के अनेक कारण होते हैं, जीत का कोई कारण नहीं कोई होता। कारण नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोई कारण नहीं होता। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी और संगठन ने बहुत अच्छे से मेहनत करी, बहुत अच्छा चुनाव हुआ। तो उस चुनाव में ये मान लीजिए कि विद्यार्थी परिषद से मैं चुनाव लड़ा, तो उस समय हार का सामना करना पड़ा। मतलब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में बहुत पहले आ गए आप। 2014 में मैंने चुनाव लड़ा। हाँ, 10 साल 10-12 साल का ये सफ़र भी रहा आपका, इस जी। बीच का भी। छात्र राजनीति में और ये वाली अभी जो मेन पॉलिटिक्स है, कितना डिफरेंस है दोनों चीज़ों में? देखिए, छात्र राजनीति में और मेन राजनीति में डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है। छात्र राजनीति में भी आदमी जो छात्र नेता होता है या विद्यार्थी परिषद में काम करता है, या वो विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा काम करता रहता है पूरे दिन। कोई भी विश्वविद्यालय होता है उसमें समस्या है, वो बहुत बड़ा स्कोप होता है सीखने के लिए। सीखने के लिए और दूसरा काम करने के लिए। ओके। आज जिन लोगों ने 90s में अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी, उन लोगों से भी आपका कनेक्शन होता है कि कोई विदेश में नौकरी कर रहा है तो उसको डिग्री की आवश्यकता होती है। तो उस समय अपनी डिग्री के लिए आप विश्वविद्यालय कैंपस और छात्र राजनीति में ऐसा होता है कि सब लोग आपके टच में रहते हैं, क्योंकि आपको लगातार काम करना पड़ता है। काम करते करते और विद्यार्थियों से अनेक प्रकार के नए नए आइडिया। वैसे जनरली क्या रोल होता है, मतलब जो छात्र राजनीति, ये छात्र संघ अध्यक्ष जो बनते हैं, एग्जैक्टली रोल क्या होता है? मतलब क्या करते हैं वो कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस? कैंपस में जो स्टूडेंट्स की समस्या होती है, कई बार प्रशासन से तालमेल नहीं बैठ पाता, कई बार फीस बढ़ जाती है, जैसे कोई भी मामला होता है, जैसे आप ये समझिए कि स्टूडेंट्स की सब समस्याओं को उठाकर प्रशासन से मैनेजमेंट तक उनके भी। काम करवाना, उनकी मांगों को लगातार उठाना, उनके समस्याओं का समाधान कराना, वो ही मेन काम काम है होते हैं। प्रेसिडेंट का। जी। तो एक तरीके से सेम ही हो गया कि वहाँ पे वो स्टूडेंट्स के काम निकालते हैं और फिर मेन पॉलिटिक्स में आने के बाद में आम लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जी, सब। आप जब संगठनात्मक काम में होते हैं, जैसे अभी आप संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बने, इसमें लोगों की डायरेक्ट प्रॉब्लम आप तक आती है? देखिए, डायरेक्ट प्रॉब्लम भी आती है और हमारा जो ज़्यादा काम होता है वो संगठन के जो कार्यकर्ता है, संगठन के लोग हैं, यूथ भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए,
नए नए आइडियाज पे हम काम करें। एक्सपांड जो करने का काम है मतलब बेसिकली। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा जो योजनाएं आ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की द्वारा जो योजनाएं आ रही है, उनको नीचे तक पहुंचाए, उनका सही प्रचार नीचे तक पहुंचे। और जो बीच बीच में जो विपक्षी दल है, जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, उसको भी वोकल होके जनता तक जाए। उनको डिफरेंस हम बताते हैं। जैसे अभी राजस्थान में हम बता रहे हैं कि 5 साल में जो पिछली सरकार में काम नहीं हुए थे, वो 2 साल में काम हो गए। ओके। कंपैरिजन हम लोगों को बता रहे हैं। अभी जैसे हमारा उदयपुर और अजमेर संभाग का दौरा था, तो जी। उसमें हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो 1 लाख से अधिक भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया, उस पे हम क्या है ये 1 लाख से ज़्यादा भर्तियों का कैलेंडर मतलब? ऐसा इतिहास में इस सरकार के बनने के बाद हुआ है। हुँ। 2 बार सरकार ने एक ही दिन 12 जनवरी युवा दिवस के उपलक्ष्य पर 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। मतलब क्या? कैलेंडर मतलब क्या? कैलेंडर मतलब ये है कि आपको 12 जनवरी को ये बता दिया कि दिसंबर में इस तारीख को ये परीक्षा है, ओके। नवंबर में इस तारीख को ये परीक्षा है, अक्टूबर में इस तारीख को ये परीक्षा है। 1 लाख जॉब्स के डिक्लेरेशन दे दिए। डिक्लेरेशन कर दिया। वो ओह! डिक्लेरेशन से फायदे क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। हुँ। हमने पहले देखा है कि जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, जी। सब अलग अलग वैकेंसियों की भी तैयारी करते हैं हुँ। और अलग अलग कोचिंगों में भी वो पढ़ाई करते हैं, और उनको पता नहीं रहता कि सरकार कौन सी भर्ती की कब विज्ञप्ति देगा। देगी। हुँ। कई बार ऐसा होता है कि हमने पिछले शासन में देखा, अनेकों बार विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पे अनेक जगह किराए की जगह लेकर उन्होंने आंदोलन प्रदर्शन करना चालू किया, क्योंकि उनकी परीक्षाओं का जो समय था वो बहुत कम दिया। ओके। आज भजनलाल जी की सरकार ने ये कह दिया, आपकी परीक्षा इस तारीख को है। मतलब 1 साल में जो होने एक वाला है वो साल सब का पहले ही दिन जो बता दिया। परीक्षा का कैलेंडर है 1 लाख से अधिक, हुँ। वो पहले ही बता दिया कि आपकी और परीक्षा इस इससे तारीख को पहले है। ये होता था तो कि जिस विद्यार्थी को तैयारी करनी है, वो अपना पहले से तैयारी वो रखे। अपने पहले से तैयारी कर लो। और इससे पहले ये होता था कि मतलब एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे महीना भर पहले या ऐसे हाँ, अनाउंसमेंट्स तो होते थे। उसमें तारीखें बढ़ाने के लिए इधर तो परीक्षा की डेट आ रही थी, इधर विद्यार्थी आंदोलन प्रदर्शन करते थे कि डेट आगे बढ़ाइए। कई बार ऐसा हुआ है कि 2 परीक्षाएं सेम आसपास के टाइम पे आ गई। तो ऐसे असमंजस की स्थिति होती थी, पारदर्शिता नहीं थी, कौन सी परीक्षा किस दिन लगेगी ये नहीं पता था। तो ये हमारी सरकार के आने के बाद में ये हुआ है। और लगभग मैं आपको बताऊं, सरकार ने 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दे दी। इन 2 सालों में हाँ, दे दी। नियुक्ति पत्र दे दिए, ओके। मतलब उनको नियुक्ति पत्र लेटर ऑफ सरकार अपॉइंटमेंट ने मिल दे गया दिए। उनको। 1,44,000 के करीब प्रोसेस में चल रही है, जिनका रिजल्ट आना है, परीक्षाएं लग गई, इंटरव्यू होने हैं, ऐसा। और 1 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया। नहीं तो ये तो सरकार का रोल है, ये सरकार कर रही है। आप लोग क्या करते हैं? ये अवेयरनेस, इस बारे में अवेयरनेस इसका भी कर अवेयरनेस करते हैं। जो विपक्षी दल है, कांग्रेस है, झूठ भ्रम फैलाने का हाँ काम भाई, करते उसको हैं। क्लियरिफाई करते और हैं। हमारा संगठन जो काम कर रहा है, जैसे अभी बजट पे नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट जारी किया है अभी रिसेंट वाला। रिसेंट, जी। तो अभी आज हमारा जोधपुर में कार्यक्रम हुआ है ओके। बजट पे चर्चा। ओके। हम नीचे तक, आखिरी बूथ तक, ये कौन कर रहे हैं? युवा मोर्चा। युवा मोर्चा, ओके। तो हम आखिरी बूथ तक, नीचे तक जो सरकार कर रही है और सरकार के द्वारा जो लाभ युवाओं को दिए जा रहे हैं उसको पहुंचाने का भी काम करते हैं, युवाओं से कनेक्ट होने का भी काम करते हैं, युवाओं की समय समय पे कौन सी डिमांडें हैं उसको भी जानने का प्रयास सरकार करते तक हैं। पहुंचाते हैं। और जैसा आपको पता है कि राजस्थान का बजट आ रहा है, केंद्र का बजट है, तो हमारा नेतृत्व भी इतना सरल है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय बजट आने से पहले युवाओं से एक मीट की थी, उसमें उनसे जाना कि उनको क्या क्या नवाचार करने हैं, क्या क्या आइडियाज हैं, ओके, ऐड ऑन करने उनको के भी लिए। एड ऑन किया। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी बजट पर लेकर चर्चा युवाओं से वो करते रहते हैं, उनको भी कनेक्ट करने का काम करते हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में हम इन कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि लोगों को पता युवा चले कि सम्मेलनों एग्जैक्टली के क्या हो रहा माध्यम से युवाओं से जुड़ने का काम करते हैं।
संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर है उस पे काम करने का प्रयास करते हैं कि संगठनात्मक ऊर्जा। अभी तो आप नए आए हैं संगठन में, मतलब इस पोजीशन पे, तो टीम पूरी आप अपनी नई बिल्ड करेंगे या जो ऑलरेडी टीम है उसी के साथ एग्जीक्यूट, क्या सिस्टम होता देखिए, है ऐसे जब नॉर्मल? कांग्रेस जैसा सिस्टम हमारे नहीं है। अच्छा। जैसे यूथ कांग्रेस में अभी आपको पता है कि पूरी कार्यकारिणी रद्द कर दी गई जी। और 3 अध्यक्ष भी हैं उनके अभी। स्टेट के 3 अध्यक्ष हैं? हाँ, 2 कार्यकारी अध्यक्ष है, 1 मेन अध्यक्ष है। ओके। तो हमारा स्ट्रक्चर वैसा नहीं होता। हम्म। हमारा स्ट्रक्चर कार्यकर्ता का मापदंड होता है, उसका आइडियोलॉजी से जुड़ाव होता है, उसका डेडिकेशन होता है, उसका काम होता है। और नया पुराना हमारे नहीं देखा जाता आपको क्योंकि हमारे ग्रुपिज्म नहीं है। ओके। ग्रुपिज्म नहीं है तो जो पार्टी से नीचे के लेवल पे हमारे जिलों से, हम्म। हमारे संगठन के बूथ से जो नाम आते हैं और अवसर हम सभी को देते हैं। नहीं, नए काम पुराने से आपका क्या मतलब है कि कोई नया व्यक्ति भी आएगा तो वो बहुत आगे? नहीं नहीं, नया पुराना जो संगठन में काम कर रहे हैं हाँ। तो उसमें अच्छा, जो है उन्हीं को हाँ रिटेन कर लेंगे या? जो काम कर रहे हैं हम्म। उनको अवसर मिलते हैं। और पार्टी जो अच्छे सोशल इन्फ्लुएंसर है, जो संगठन से नहीं जुड़े हुए अभी, उनको भी जोड़ने का प्रयास तो करते मेरे हैं। जैसे लोगों को काम मिलेगा क्या? आपको भी मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आके काम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए हर तरह के लोगों से जुड़ाव करना आप चाहते देखिए हमारे यहाँ जब परीक्षाएं होती है 12th क्लास के बच्चों की, 10th क्लास के बच्चों की, हैं। तो प्रधानमंत्री जी परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ मन की बात के माध्यम से हो, युवाओं से अनेक प्रकार के संवाद हो, समय समय पे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और आपको पता है कि अनेक प्रकार से युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास करती रहती है कि उनके लिए क्या क्या नए नए पर इनोवेशन ऐसे किए जाए। बीइंग ए युवा, मतलब पार्टी ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स अलग हो गई, इसके अलावा भी मतलब आप जब लोगों से मिलते होंगे, इंटरेक्ट होते होंगे, तो एक लिमिटेड परसेंटेज है जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन एक परसेंटेज जो है वो बीजेपी के खिलाफ भी है। आप जब नॉर्मली, ऐसे पोजीशन वाली बात में नहीं, इसके बिना भी जब आप किसी के साथ बैठते हैं तो ऐसी भी तो चर्चाएं होती होंगी कि बीजेपी ये सही नहीं कर रही है, बीजेपी के ये काम ठीक नहीं है, ये भी तो चीज़ें होती होंगी। देखिए, हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न विचारधारा हो सकती है। नहीं, एक विचारधारा नहीं, काम के दृष्टिकोण से कि भाई साहब काम ये के काम सही नहीं हो रहा दृष्टिकोण से मुझे जो लगता है, आज बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, आप जैसे युवा भी, जैसे अभी आपको बता दूं, आप जैसे युवा भी, आप देखिए 2014 से पहले किस अंधकार में भारत का युवा किस आक्रोश में था। अन्ना हजारे का आंदोलन आपने देखा, निर्भया का समय आपने देखा, कॉमनवेल्थ घोटाला आपने देखा, डेली कोई ना कोई घोटाला था और युवा खुद निकल के आया, है। सड़कों पर आया। सड़कों पर आके उसने अनेक प्रकार के आंदोलन के रास्ते अपनाए, अनेक प्रकार के आंदोलन के रास्ते अपनाकर उसने उस करप्ट सरकार को बदला। उसके बाद लगातार तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का है। कंटिन्यू युवाओं का जो उत्साह नरेंद्र मोदी लेकिन जी के प्रति राजस्थान है। में तो नहीं हुआ ना ऐसा, पिछली बार सरकार थी फिर देखिए, बदल गई। राजस्थान में मैं आपको बताता हूं कि पिछले सरकार का काल हमने देखा, लगातार 2-2.5 साल तक राजस्थान में किसी को भी ये नहीं लगा कि कांग्रेस की सरकार चल रही है। अच्छा। एक तरफ पायलट साहब खुद की सरकार के खिलाफ अजमेर से जयपुर की पदयात्रा कर रहे थे, दूसरी तरफ गहलोत साहब बाड़ाबंदी में, लगभग विश्व का पहला इतिहास ऐसा होगा जिसमें कोई सरकार 1 महीने से ज्यादा बाड़ाबंदी में रही। पूरी सरकार? पूरी सरकार पहले जयपुर में रही, आमेर रोड पे, फिर जैसलमेर में रही। अब आप ये देखिए, जो सरकार 1 महीने तक बाड़ाबंदी में रही, फिर उसके बाद में दूसरी बाड़ाबंदी हुई, जब आला कमान पायलट साहब को बढ़ाना चाह रहा था, जब गहलोत साहब ने बाड़ाबंदी की। गहलोत साहब ने अलग से, आपको पता है कि धारीवाल जी, इन्होंने सबने जाके स्पीकर को इस्तीफे दिए। इतनी बड़ी नौटंकी इतिहास में कहीं पर भी हुई नहीं। और राजस्थान का युवा, राजस्थान के जो
जनता जनार्दन है वो इस बात को समझ चुकी है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का राज है, हमारा जो सरकार चल रही है, अनेकों प्रकार की योजनाएं आ रही है, दिन रात हमारे लेकिन मुख्यमंत्री जी लेकिन काम कर लेकिन रहे हैं। पायलट साहब को पसंद करने वाले युवा भी तो बहुत है उनकी फॉलोइंग है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन आप देखिए ना पायलट साहब को किस प्रकार से इन्होंने पिछले राज में उनके नाम से बनकर आए, है। उसके बाद में क्या हुआ ये राजस्थान की जनता जानती है। हम्म। कौन से नेता को गुरु मानते हैं आप अपना? देखिए हमारे यहाँ गुरु चेले की पद्धति है ही नहीं। आइडियल तो होगा। आइडियल हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। नहीं, ये तो अभी आप इनके कार्यकारिणी में काम कर रहे हैं तो इनको तो बोलना ही पड़ेगा नहीं कि नहीं ये ऐसा ये नहीं ये है, हमारे देखो हैं। मैं बताता हूँ पर एक होता आपको। होगा ना कि भाई इनको देख के पॉलिटिक्स सीखते हैं, समझते हैं, आनंद आता है, इनकी पॉलिटिक्स से अंदर से एक अलग वाइब मिलता है, ऐसे भी तो कोई होंगे। देखिए मुझे सबसे ज्यादा अटल बिहारी जी के भाषण सुनने में मजा आता है। ओके। उसके बाद मोदी जी। उसके बाद मोदी जी। अटल बिहारी जी की क्या ऐसी कोई खास बात होगी जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के सेवा के प्रति डेडिकेट करती है? देखिए मैं उनके बारे में सुनता हूँ कि कई बार वो राजस्थान जयपुर में कार्यक्रम में आए, तो जब वो स्पीच देते थे, मैं कभी उनकी सभाओं में नहीं जा पाया, लेकिन जब वो स्पीच देते थे तो बड़ी चौपड़ जैसी जगह पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। एक ओल पिन भी अगर ऊपर से रोड पे गिराई जाती थी तो उसकी भी आवाज आती थी। उनके भाषण में देने का तरीका और जिस प्रकार से उन्होंने सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम किया, पोखरण में परमाणु परीक्षण। हम्म। उस समय गठबंधन की सरकार थी। हम्म। गठबंधन की सरकार में अनेक प्रकार की परेशानियां रहती है, सहयोगी दल होते हैं, मतलब आपको मोटा मोटी फिर की भी वो। उन्होंने राष्ट्र प्रथम मानकर, हम्म। भारतीय जनता पार्टी की कभी भी सरकार बनी है उसमें व्यक्ति प्रथम नहीं होता, हम्म। राष्ट्र प्रथम मानकर उन्होंने काम किया। और आज देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी, अब अभी आपने देखा होगा ट्रेड डील हम्म। हुई है ये भी तो बड़ी हमारे, कंट्रोवर्सी है। हाँ अभी अमेरिका के साथ में वापस भारत के प्रधानमंत्री झुके नहीं, उन्होंने राष्ट्र के लिए कोई भी समझौता नहीं किया और उन्होंने हमेशा भारत की जो जनता जनार्दन है उसके हितों के फैसले भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं। लेकिन ट्रेड डील में तो कहते हैं कि वो रशिया से तेल लेना बंद करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए अभी कितने राहुल देशों के गांधी जी साथ अलग में, ही बवाल छेड़े हुए हैं संसद में। देखिए राहुल गांधी जी का तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की मेरे को लगता है कि लगभग 50-60 बार से ज्यादा लॉन्चिंग हो चुकी है। अच्छा, हाँ लॉन्चिंग। लॉन्चिंग, हाँ। रीलॉन्चिंग होती रहती है उनकी बराबर। हाँ। जैसे कभी वो नेपाल में जो हिंसा हुई उस पे उन्होंने कहा कि जैन जी, मतलब डेली वो ट्विटर पे पोस्ट करते थे। उसके बाद में बिहार में चुनाव हो गया, पूरा जैन जी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे गया और वो फिर वापस, अब वो कहीं घिसे पिटे मुद्दे लेके आते हैं कभी। आनंदित कौन करता है आपको? कांग्रेस वाले? कांग्रेस वालों आनंदित में तो से? राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ओके। आप कहीं ना कहीं युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप खुद एक बहुत बड़े लंबे सफर को तय करते हुए यहाँ तक पहुंचे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ऐसा कभी लगा कि नहीं हो पा रहा है, मतलब ये सेटल ही नहीं हो रही चीजें, जैसे चुनाव हार गए या ऐसा कुछ हुआ बीच में? कभी नहीं लगा मुझे। हम्म। मुझे लगा कि देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक बात कही थी, उसको समझने की सबको आवश्यकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन से? नितिन नवीन जी। ओके, हाँ भाई, क्योंकि अभी नए हुए आपकी हाँ तरह वो भी। माननीय नितिन नवीन जी ने एक बात कही अपने, जब उनका पदभार का कार्यक्रम था, जी। उन्होंने कहा कि राजनीति 100 मीटर की रेस नहीं है, हम्म। एक लंबी मैराथन है और हम्म। हमें ये समझना पड़ेगा। हम्म। वो खुद भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, लगातार काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनका चयन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी लगातार लंबे समय तक उन्होंने काम किया, पार्टी के महामंत्री रहे, पहले उपाध्यक्ष रहे, उससे पहले जिलाध्यक्ष रहे, उससे पहले युवा मोर्चा में रहे।
ये राजस्थान बीजेपी के हाँ उपाध्यक्ष रह चुके हैं? हाँ उपाध्यक्ष रहे। ओके। हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी है, वो 4 बार 5 बार सांसद रहे, पर भजन जी को जब लेके आए माननीय मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। उसके बाद में लंबे समय बाद में उनको भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की जिम्मेदारी, ऐसे अनेकों उदाहरण है। क्या आप मेरे को एक चीज बता सकते हैं कि माननीय जेपी नड्डा जी के बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी होंगे, ये किसी भी व्यक्ति को पता किसी था? न किसी वहाँ नहीं, आप नेशनल लेवल अब पे आप जाइए ये मत। बताइए, राजस्थान में ये मुख्यमंत्री किसी ने नहीं सोचा था कि भजनलाल ये जी बनेंगे। बताइए कि सोनिया गांधी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद में कौन होगा? बता दीजिए मेरे को। ये हमें कैसे पता राहुल होगा? गांधी जी। नहीं, जैसे अभी है ना वो खड़गे जी बने हुए हैं। खड़गे जी को तो वो जब उनकी लॉन्चिंग सफल नहीं हो पाई, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाना था उनको, इसलिए खड़गे जी का तो सहारा लिया है उन्होंने। हाँ। बना सकते थे ना, और भी कोई यंग लीडर थे उनको बना सकते थे, पर लेकिन उनका एक्सपीरियंस फिक्स आदमी, है एक्सपीरियंस आदमी को बनाया गांधी ना उन्होंने। परिवार के आसपास ही उनकी गाड़ी घूमनी है। उनकी गाड़ी का एक सीधा ट्रैक है गांधी परिवार के आसपास घूमने। नहीं, पर आप बताइए, हार मतलब नहीं लगा आपको कहीं की हार माननी चाहिए, ऐसा कभी नहीं लगा? देखो जीवन में कई बार ऐसा क्योंकि लगता है, 2014 से 2026 ये 12 साल हो गए कहीं ना कहीं आपको। देखो जीवन में कभी कभी लगता है इंसान को कि मुझे नहीं मिल रहा ज्यादा, तो मुझे लगता है उम्मीद होती है ना, उम्मीद के पीछे घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, तो उम्मीद में भी तो समय कटता है। तो उम्मीद में 12 साल। 12 साल में ऐसा थोड़ी है कि मैं फ्री था, मैंने पार्टी का काम कर रहा था, अभी भी तो संगठन का काम है, जिम्मेदारी बदली है। ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होते हैं, हाँ हाँ, एक्सपेंस कैसे मैनेज करते हैं अपने? देखिए विद्यार्थी जीवन के, स्ट्रॉन्ग फैमिली, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? देखिए मैं किसान परिवार से हूँ, और हमारे परिवार की मंडी में दुकान है, और नॉर्मल जो मध्यम वर्गीय परिवार आता है उससे मैं बिलोंग करता हूँ। एक्सपेंस का तो बात ऐसा है कि हमारे बहुत ज़्यादा खर्चे हैं नहीं, पहली बात तो। युवा नेता सारे गाड़ियां लेके घूमते हैं, नहीं, दो दो गाड़ी तीन तो तीन। देखो आज युवा नेता नहीं, गाड़ी तो आप देखोगे जो जॉब कर रहा है वो भी लेके घूम नहीं, रहे हो, आप भी गाड़ी लेके वो घूम रहे 10 हो। किलोमीटर ना घर से नहीं ऑफिस, नहीं आप नहीं, लोग ऐसा 2-2 हजार ऐसा किलोमीटर के ऐसा सफर करते ऐसा हैं। नहीं है, गाड़ी सब लेके घूम रहे हैं। और क्या है, जो विद्यार्थी जीवन में विश्वविद्यालय में कॉलेज में कोई आईआईटीज में कोई भी काम करता है पढ़ता है, तो वो साथ साथ अपने व्यापार की भी चिंता करता है, साथ साथ सब चीज़ों को मैनेज करके तो करता आप लोग अपने बिजनेस पे भी फोकस है। जी रखते जी हैं? जी, ओके। व्यापार को भी साथ साथ समय देना पड़ता है और उसमें भी काम करना पड़ता है। मतलब ये ऐसा फुल टाइम जॉब जैसा कुछ नहीं है? देखो राजनीति जो फुल टाइम है, पर इसके साथ साथ आपको समय सबके लिए निकालना पड़ेगा ना, जैसे परिवार के लिए समय निकालना पड़ता है, व्यापार के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। राजनीति में ज्यादा समय दे रहे हैं तो ज्यादा राजनीति दिखता है। युवाओं के लिए क्या चिंताएं हैं आपके मन में? देखिए युवाओं के लिए जो चिंता है, आजकल ऑनलाइन गेमिंग का जमाना चल रहा है, बहुत सारे युवा भ्रमित हो जाते हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेम्स की ऐपों को बंद भी कर दिया, बैन भी कर दिया, फिर भी युवाओं को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जूहे और सट्टा बाजार से दूर रहें, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो इन छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं। और अगर एक बार उलझ जाता है 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर का बच्चा, तो उससे निकलने में उसको बहुत समस्या आती है। दूसरा, नशा जो है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप नशे की पकड़ में आ गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। अपना करियर पर फोकस करें, करियर पर फोकस के साथ साथ देश के लिए मैं क्या भूमिका निभा सकता हूँ, देश के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ। आप लोग ऐसे कोई इवेंट्स करते हैं जिससे ये पता चले लोगों को? हम हमारे युवाओं को खास करके। युवाओं को हम अलग अलग इवेंट्स भी करते हैं, युवाओं को जोड़ना भी चाहते हैं। हमने जैसे आप अपनी पार्टी की तो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि भाई सरकार क्या कर रही है, लेकिन ये भी कि सरकार को युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, या युवा सरकार योजनाएं दे रही है उसके अलावा भी अपने आप को कैसे डेवलप करें? देखिए अलग अलग सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम, अलग अलग इवेंट्स के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर्स से मिलके, यंग प्रोफेशनल्स से मिलके हम बातचीत करते हैं, उनसे संवाद भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करियर ओरिएंटेड युवा रहे और उसमें सामाजिक सरोकारों की भावना रहे। आज मानो कोई बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है, लेकिन उसको अपने गांव ढाणी से जुड़ के रहना चाहिए,
अपने मोहल्ले से जुड़ के रहना चाहिए, वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और युवाओं को पॉलिटिक्स में भी आगे आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने का विजन है कि 1 लाख से अधिक नए युवाओं को वो पॉलिटिक्स में एंटर करवाएं। मतलब कर रहे हैं, नए हम्म, युवा आ भी रहे हैं, वो समय समय पे मिलते भी रहते हैं अलग अलग फील्ड्स के युवाओं से। हम्म, पर युवा ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं आएंगे तो वो रीढ़ की हड्डी होती है युवा। आज हमारे देश की रीढ़ की हड्डी युवा है। तो युवा अगर ज्यादा से ज्यादा आगे आते हैं, अब आप पॉलिटिक्स देखिए ना, आजकल पहले हम देखते थे कोई भी कंपनी का सीईओ होता था, वो 50 के आसपास का होता था, 50 से 60 के बीच में। आज आप देखिए अधिकांश कंपनियों में क्या सारी यंगस्टर्स हैं। इनोवेशन देखिए, खुद की ऐप बना के किस लेवल पे वो जा सकते हैं। आज पूरे विश्व में भारत के युवाओं का बोलबाला है। बिजनेस में तो है, पॉलिटिक्स में जैसे आप आए आज प्रदेश अध्यक्ष आप बने, कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट हो गए एक तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी इलेक्शन के, एक तरीके से माना जाए तो, कि आपने वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप वो लड़े और फिर आप आगे बढ़े। और अभी राजस्थान में इलेक्शन बंद है यूनिवर्सिटी के, क्या रीज़न है? इससे तो युवाओं का कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होता है इलेक्शन, ये क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन वाली पॉलिटिक्स का, किसने बंद किया? अभी बंद है ये मुझे पता है। किसने बंद किया? अशोक गहलोत जी ने। आप चालू कर सकते हैं ना, आपकी सरकार तो 2-3 सालों से है। हमारी सरकार करेगी चालू। अभी हमारी सरकार ने विश्वविद्यालय में जो ये पिछला सेशन गया, उसमें सब वीसी से प्रस्ताव मंगवाए थे। अच्छा। सेमेस्टर परीक्षा चल रही थी। अब उस समय सरकार को बहुत सारी चीजों पे विचार करके काम करना पड़ता है। लेकिन आप ये बताइए, बंद क्यों किया? बंद क्यों किया? किस किस लिए किया? वो तो कांग्रेस जाने। हाँ, पर मतलब बीजेपी ऐसा सरकार के लिए बहुत मुश्किल थोड़ी है, ये सब चीजें कभी भी चालू कर सकती है। देखिए, सुझाव है और सरकार युवाओं पे गंभीरता से विचार करती है, लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा बंद किसने किया। बंद तो कांग्रेस ने किया ना फिर। हाँ, अब की बार प्रस्ताव मंगाए थे विश्वविद्यालयों से, उस समय सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही थी। मतलब आप लोग हैं इस तरफ की वापस से चालू होंगे। हाँ, सरकार निर्णय कर सकती। बूथ लेवल पे आपकी जो अभी पॉलिटिक्स है, इतना बड़ा संगठन है बीजेपी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेंबर्स की पार्टी है, ये सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी है। बीजेपी में आने से पहले लोग बीजेवाईएम में आते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, आपकी विंग से कनेक्ट होते हैं। बूथ लेवल पे कैसे पूरा जजमेंट होता है उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करने का, या चाहे कन्वेंस करने का? आप स्टेट में बैठे हैं, स्टेट हेड पे बैठे हैं, जयपुर में बैठे हैं, एकदम आखिरी के गांवों पे कैसे वॉच होती है आपकी? आखिरी गाँव में भी जाते हैं हमारे कार्यकर्ता, हम्म। हम भी जाते हैं आखिरी गाँव में, हम्म। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं। हमारा जो संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर है वो नीचे तक है, बूथ लेवल पर है। हम्म। बूथ पर तो जो है वो है, बट आपको बता दूं, पन्ने पर भी है। पन्ने पर मतलब? जैसे एक बूथ है, हम्म। उस बूथ में 800 लोगों की वोटर लिस्ट है। हम्म। 800 लोगों की वोटर लिस्ट में जो एक वोटर लिस्ट का एक पन्ना है ना, अच्छा, उसका भी ये जैसे प्रमुख है। जैसे 800 में से आपकी जो वोटर 50 लिस्ट इसमें 10 है। 10 पेज पे है, हाँ। तो 10 पन्ना प्रमुख है। हम्म। ओके, इस लेवल पे वॉच होती है। काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। आगामी पंचायत समिति के चुनाव आ रहे हैं, सब पंचायती क्या बोलते हैं इसको, पंचायती राज के, और आपने नई जिम्मेदारी ली है, तो आप पे तो इस पे ज़्यादा प्रेशर होगा अभी इस चीज़ का। करेंगे, हम युवाओं के बीच में जाएंगे, मेहनत करेंगे, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के। कैसे टिकट देती है बीजेपी? मतलब जैसे भी मैं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, या मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मुझे इलेक्शन लड़ने हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। देखिए, इसके लिए वहाँ की जो इकाई है वो निर्णय करती है। नहीं मतलब जनरली क्या है प्रोसेस? जनरली बता रहा हूँ मैं, हाँ। जनरली वहाँ की इकाई है, हम्म। उसमें सब चीजें देखी जाती है। युवा महिलाओं का अनुपात देखा जाता है, सोशल इंजीनियरिंग देखी जाती है, सामाजिक समीकरण देख के, अच्छा कार्यकर्ता है, अच्छे से काम कर रहा है, हम्म। ऐसे सब चीजें देखकर
मतलब पार्टी का कार्यकर्ता तो होना ही चाहिए हाँ, होना चाहिए। पहले से। जी। फिर वो कितना इन्फ्लुएंशियल हो उससे कोई मतलब नहीं है, पार्टी से कनेक्टेड देखिए आदमी होना उसमें चाहिए। जो नीचे की जो इकाई है, वो सामूहिकता से बैठ के निर्णय लेती है। हम्म, अब सामूहिक निर्णय में चीजें होती है। हम्म। विपक्ष के प्रति आपका बहुत गुस्सा क्या है, मतलब बहुत ज्यादा क्या बुरा लगता है विपक्ष को लेकर? पिछले 5 सालों में सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि आपको एकदम रोष आता है उस पर कि ये क्या कर दिया इन्होंने? युवाओं के साथ धोखा दिया। कैसे? देखिए आप अब एक तो ये हुआ भर्तियों वाला, एग्जाम्स वाला जो हुआ। आप देखिए, पिछले विपक्ष में 19 भर्तियों के पेपर लीक हुए। 19 भर्तियों की। हम्म, कई भर्तियां रद्द भी हुई। हम्म, आप सोचिए एक बार, आप गांव से आते हैं, एक सपना लेकर आते हैं। पहले तो आप गांव से आएंगे, जयपुर जैसे शहर में पहले किराए का कमरा ढूंढेंगे। हम्म, पहले अपने को जानकार के रहेंगे, हम्म, किराए का कमरा ढूंढ के फिर आपकी माँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं वो जो गरीब परिस्थितियों से आते हैं, सामान्य परिस्थितियों से आते हैं। हम्म, माता पिता, कोई लोन लेके पढ़ाता है, कोई हम्म, उधार पैसे लेके आता है। हम्म, खुद का खर्चा काट कर हम्म, माता पिता उस बच्चे को जयपुर जैसे शहर में, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, हम्म, कोटा, हम्म, ऐसी जगह भेजते हैं। हम्म, अजमेर, हम्म। बड़े बड़े शहरों में। हाँ, मतलब जहाँ भी बेस्ट एजुकेशन हाँ, सिस्टम्स है बेस्ट वहाँ पे। एजुकेशन। कितना कॉम्प्रोमाइज वो करते हैं अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। फिर वो बच्चा एक टाइम का खाना खा के, भूखा प्यासा रह के, लगातार संघर्ष करके कोई ना कोई परीक्षा में सफल होता है। हम्म, सफल, जो सफल हो रहे हैं और जो असफल रह गए, हम्म, उनको पता चलता है कि इस भर्ती का पूरा पेपर ही लीक हुआ। उनके मन पे क्या गुजरती होगी। हम्म। तो यह सबसे ज्यादा गुस्सा मतलब इसी चीज का है कि ये सबसे ज्यादा, मैनेजमेंट बहुत बेकार था। हाँ, युवाओं को ठगा गया, उनके साथ छल किया गया। उसमें इन्हीं के कई बड़े बड़े नेता पकड़े भी गए। पेपर लीक में। हाँ, हम्म। तो ये सब जो चीजें हैं, घटनाएं हैं, आप देखिए कानून व्यवस्था एक कैसी दूसरे हो के गई प्रति थी। फिर भी पार्टियां बहुत लिबरल नहीं रहती हैं, ऐसे कुछ चीजें दबा देती हैं कि जाने दो। ऐसा हमारे तो है नहीं। हम्म। पेपर लीक वाले मामलों में जितने भी लोग दोषी होंगे वो सारे पकड़े गए होंगे। पकड़े गए हैं, पकड़े जा रहे हैं। डेली अखबार पढ़िए आप, डेली चल रहा है। हम्म, सरकार ने बनते ही सबसे पहले एसआईटी बनाई। हम्म। आपको क्या अच्छा लगता है मतलब पॉलिटिक्स में? लोग जनरली बोलते हैं कि पॉलिटिक्स बुरी चीज़ है, गंदी चीज़ है, जो पॉलिटिक्स में नहीं है वो कहते हैं। देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिक्स के माध्यम से भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय बनाने वाले का बेटा, जो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर पॉलिटिक्स नहीं होती तो ऐसे लोगों को कहाँ अवसर मिलता। और जो दिन रात, कभी आपने सुना है प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी करी है? कभी नहीं। रिकॉर्ड है वो तो अपने प्राइम तो मिनिस्टर फिर लगातार, तो ऐसे लोग कहाँ से निकल के आएंगे? का। उन्हीं गांव डाणियों से निकल के आएंगे, उन्हीं चौपालों से निकल के आएंगे, उसी गली मोहल्ले से आएंगे। तो ये हम्म, लोकतंत्र की तो खूबसूरती है। हम्म। मतलब लोकतंत्र प्लस पॉलिटिक्स। हाँ, ओके। युवाओं पे कुछ रिसर्च वगैरह भी करते हैं आपकी, क्या लोगों की मेंटेलिटी हो रही है अब, युवाओं को क्या अच्छा लग रहा है? करते हैं ना। हम्म। अब अध्यक्ष बन गए, अब तो जुड़ाव ज़्यादा हो जाता है कि कम हो जाता है? प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा करने का। लोकल फ्रेंड्स तो छूट जाते होंगे। नहीं छूटते। हम्म। जब अध्यक्ष नहीं होते हैं तो आसपास में मेरे जैसे बहुत घूमते होंगे छोटे छोटे लोग, जो अब वो नहीं है जो आप हैं। ये सोच का फर्क है। हम्म। इंसान क्यों किसी को छोटा समझे। नहीं मतलब पोजीशन वाइज कि भाई अब तो जी ऐसा नहीं होता। टाइम नहीं दे हमारे पा। सब कार्यकर्ता है, सबसे मिलते हैं, पार्टी कार्यालय पे मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं। हम्म, ये जो चीजें है ना छोटे बड़े वाली, वो हमारे यहाँ है ही नहीं। हम्म। क्या विजन है राजस्थान को लेके? देखिए, हमारा विजन है
सरकार कि का नहीं, आपका मेरा विजन है पर्सनल, आप क्या सोचते कि हैं? हम युवा मोर्चा में काम करते करते कुछ चीज़ों को लेके जाए। हम्म, नेगेटिविटी से जो युवा है हम्म, कि जैसे मैंने अभी आपको 2 चीज़ें बताई, ऑनलाइन गेमिंग है, नशा है, इन सब चीज़ों से युवा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए, अपने करियर पे फोकस करे। क्योंकि हिंदुस्तान का जो युवा है और खासकर राजस्थान का जो युवा है, आप देखिए पूरे देश में, तो मैं तो कहता हूँ विश्व में भी, हम्म, जैसे हमें चुनाव के माध्यम से कहीं जाना पड़ता है, हम्म, राजस्थान के लोगों की हर जगह व्यापार है। बिल्कुल है। हर जगह, जब लोग कल्पना नहीं करते थे कि आसाम की तरह है आज के 50-60 साल पहले, हम्म, पर हमारे लोग बैठे हैं वहां पे व्यवसाय। सीमावर्ती एरियो में, हम्म, वहां पर हमारे लोग हैं। हम्म, तो कितना मेहनती होगा उस समय वो परिवार, वो व्यक्ति जिसने अपने जवानी के समय में वहां जाकर व्यापार स्थापित किया है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सकारात्मक दृष्टि से देश के प्रति समर्पण, सबसे पहले राष्ट्र और सामाजिक सरोकार, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, दरिद्र नारायण की सेवा करिए, गरीब की सेवा करिए। हम्म, आज हम जाते हैं अपने गली गली मोहल्ले में जाते हैं, हम्म, हर व्यक्ति की परिस्थितियां सामान्य एक जैसी नहीं होती। कोई बच्चा है बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ने वाला है, लेकिन उसकी पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं है। हम्म, तो उन जैसे लोगों की, मैं हमेशा कहीं जाता हूँ तो अपने भाषण में सब चीज़ों में ये कहता हूँ, आप और हम जयपुर में बैठे हैं, हम्म, ईश्वर ने हमें मौका दिया है, हम्म, तो कोई ना कोई व्यक्ति की सहायता हम करें। हम्म, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चला रखा है। जी, हमें पता है कि पेड़ों की कितनी आवश्यकता हमें है। मैं युवाओं से आह्वान करता पेड़ों हूँ से। कि हम्म, जैसे आप कम से कम अपने जन्मदिन पे एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाए, अपनी माँ के जन्मदिन पे लगाए, पिताजी के जन्मदिन पे लगाए। पेड़ों से याद आया, एक मुद्दा चल रहा है। कल परसों एक बहुत बड़ी रैली थी, या बहुत बड़ा एक मतलब धरना हुआ, खेजड़ी बचाओ। तो खेजड़ी तो बचा रहे हैं। क्या रीज़न हुआ होगा ऐसा कि धरना देना पड़ा लोगों को? ऐसा कुछ नहीं, कोई लोकल इशू होगा उस पे किया होगा। हम्म, और हमारा मतलब ऐसा भी होता है ना कि सी आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, सब जगह घूमते हैं, सबसे आपको डायरेक्ट फीडबैक्स आते हैं। आपको पर्सनली भी तो कभी कभार ऐसा लगता होगा कि ये जो सरकार अपनी ही सरकार है, ये जो कर रही है, क्योंकि सब कुछ 100% परफेक्ट कोई नहीं कर सकता। गलतियां सरकारों से होती है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति से भी गलतियां जीवन में होती है। कोई ऐसा निर्णय जो आपको भी पर्सनली अच्छा नहीं लगा है, तो आप ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये ठीक होना चाहिए, देखिए, आपकी ही अपनी सरकार को? कोई चीज होती है तो हमारे यहाँ फुल बैठ के हम कमरे में बातचीत कर सकते हैं। हम्म, कोई भी बात होगी ऐसी कि भाई कोई मामला ऐसा है जिस पे बातचीत करनी चाहिए बीच हमारे। में जैसे ये भी मुद्दा आया था अरावली वाला। अरावली पे, जैसे अरावली का मुद्दा है, राहुल गांधी की फिर लॉन्चिंग हो गई। हम्म, आप लेकिन वो समझो, अच्छे के लिए तो लॉन्च हुए। नहीं अरावली में छेड़खानी हुई कहाँ? छेड़खानी पर नियम तो वैसे बने। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, तो उसको समझना पड़ेगा। हम्म, पुराने समय में इन्हीं के बनाए हुए नियम थे। हमारी सरकार ने तो, जो सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री पहले दिन ही मुद्दा चालू होते ही कह दे कि अरावली के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हो पाएगी, और अपने सार्वजनिक बयान में कह दे। हम्म, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी ने जिस दिन ये मामला हुआ उसी दिन सार्वजनिक मंच पे ये बात कह दी। दूसरे दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ये बात कह दी। फिर तो रील बनाने के लिए जिनकी खुद की माइनिंग है, वो जो खुद पत्थर खोद रहे हैं, वो कह रहे हैं पर कि ऐसे रूल में आ गया था ना लिखित में तो, कि भाई 90 मीटर से नहीं नीचे नहीं, की जो पहाड़ियां हैं वो अब। ऐसा नहीं है। वो सरकार ने बिल्कुल सब ठीक कर दिया, और हाँ हमारी मतलब, सरकार हमेशा पर्यावरण बचाने के लिए संवेदनशील है। आज आप देखिए कौन सी सरकार सबसे ज्यादा पर्यावरण की कैंपेन चलाती है। अभी वर्तमान सरकार चला रही है लोग। ठीक है, ये हमें समझने की जरूरत होगी। हम्म, ये हमें समझना पड़ेगा कि किस सरकार के समय स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, जिसके देश के प्रधानमंत्री जी खुद कोई कैंपेन में उतरते हैं, वो खुद देश के युवाओं से आह्वान करते हैं,
जन आंदोलन बनाते हैं। आपने सोचा था कभी कि ये स्वच्छ भारत भारत मिशन का भी उससे कितना प्रभाव पड़ा, आपको पता है? बहुत बड़ा ये अनडाउटेडली तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? 100%। अब गाड़ी से जाते हैं और बॉटल अगर कांच से नीचे फेंकने की कोशिश करते हो, अचानक से याद आ जाता है कि नहीं स्वच्छ भारत हाँ, अभियान चल रहा ये कैसे बना? ये सब भारतवासियों की वजह से बना। हमारे देश के लोगों ने उस आइडिया को अपने मन और जहन में उतारा है। कि मुझे कचरा नहीं फैलाना। आज पेड़ लगाने के लिए आप देखिए ना, युवा कितना आतुर रहता है सामाजिक सरोकारों में। हम्म। ये क्या नीचे चर्चा चलती है, नीचे हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते संगठन हैं। में आपके कंपटीशन में संगठन जैसे कांग्रेस का भी यूथ विंग है, आपकी पार्टी के आप यूथ विंग में है। युवा तो सब अच्छा ही सोचते हैं, हर युवा जो यहीं का है। अब जैसे राजस्थान के कांग्रेस के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, वो भी तो आप ही के साथ वाले कॉलेज में उसी कैंपस में पढ़े होंगे, वहीं से जी। आए होंगे। सेम मेंटेलिटी होती है कहीं ना कहीं, हाँ, एक बार साथ तो ही पढ़े हैं मेरे। साथ। अच्छा, एक्चुअल में साथ में पढ़े हुए आप लोग? हाँ, एक्चुअल में साथ पढ़े हैं। हाँ, तो वो भी तो बुरा तो नहीं सोचते होंगे। देखिए, बुरा सोचने की बात नहीं है। आपकी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है? हम्म। पर पार्टी आइडियोलॉजी में ऐसा थोड़ी है कि अपन अपने लोगों का, अपने क्षेत्र का विकास रोक देंगे या अपने लोगों के बारे में बुरा सोचेंगे। देखिए, बुरा तो कोई नहीं सोचता होगा, पर आप देखिए पेपर लीक हुआ तो बुरा हो गया ना। हम्म। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो बुरा हुआ ना। हम्म। आप बताइए। तो वो खिलाफत नहीं कर पाते उस टाइम पे, जैसे आपने कहा कि हम अगर कुछ गलत होता है तो बंद कमरे में बात कर लेते हैं, वो नहीं कर पाते होंगे। वो तो खुले कमरे में बात करी है उन्होंने तो। आपको बताया तो सही, मैंने खिलाफ से ही चल रहा था सबका मामला, उल्टा सीधा। पर मेरे को लगता है कि युवा हमेशा प्रयास करता है अच्छा करने का। ये मेरा व्यक्तिगत रूप 10 से भी सालों मानना की है। आपकी जर्नी है, 12 सालों की ये कॉलेज के इलेक्शन के बाद वाली। बहुत स्ट्रगल किया आपने भी, स्ट्रगल इन द सेंस पोजिशंस पे रहे, लेकिन आप चुनाव हारे, फिर आप 10-12 साल तक आपने मेहनत की अलग अलग पोजिशंस पे, फिर आप बने प्रदेश अध्यक्ष। मेरे जैसा एक युवा जो पॉलिटिक्स में नहीं है या पॉलिटिक्स में आना चाहता है, ओवरऑल सारांश क्या पकड़ें कि भाई ये कर तो ये हो जाएगा? काम करते रहो निरंतर। कोई भी फील्ड में देख लीजिए आप, पॉलिटिक्स की बात नहीं करता मैं। आज कोई युवा एग्जाम की तैयारी करता है, कितना समय उसे देना पड़ता है? बिल्कुल, बहुत देना। आज व्यापार आप करोगे, ये समय देना पड़ता है। कोई भी चीज करने के लिए पॉलिटिक्स में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप सार्वजनिक व्यक्ति हो चुके हैं, हम्म। आप जनता की सेवा के लिए हैं। आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, सरलता लानी पड़ेगी। आपको हर एक व्यक्ति से जुड़ाव रखना पड़ेगा, उसके साथ उसके जैसा दिखने वाला आपको बनना पड़ेगा। जब जाके आपको युवा पसंद करेंगे। हम्म। ये मूल मंत्र है बेसिकली, कि उस जी। उनके साथ घुल मिल जाओ, उनके जैसे बन के रहो। घुल मिलो, उनके जो काम है उन पे आप फोकस करो। आजकल आपको पता है कि सब ये चाहते हैं। पहले की, एक जमाने से पहले की पॉलिटिक्स होती थी कि उस समय इतनी रीच नहीं थी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति। सोशल मीडिया से फायदा है कि नुकसान? फायदा है। हम्म। नुकसान नहीं है? कुछ एक चीजों का, हर चीज के दो पहलू होती है। कुछ चीजों में अब आज सोशल मीडिया के फायदे बहुत सारे हैं, छोटे मोटे नुकसान भी है। एआई यूज करते हैं आप? यूज करता हूँ। ओके। ये तो बहुत अजीबोगरीब चीज आ गई मतलब। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज है, उसमें आप सकारात्मक क्या ढूंढ रहे हो, ये आप पे डिपेंड है। हम्म। हाँ, पर सब सकारात्मक ढूंढने वाले भी तो नहीं है। प्रयास करना चाहिए हम्म। सकारात्मक ढूंढने का। ये पहला पॉडकास्ट हो रहा है आपका प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद? जी। जयपुर के लोग आपको जानते हैं, या आपके आसपास के क्षेत्र के, या आपके जो कोर लोग हैं डायरेक्ट जो आपसे हैं, वो लोग आपको जानते हैं? इस डिस्कशन में ये चीजें क्लियर होंगी लोगों को कि आपकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है। आपके अपने संगठन के हिसाब से अब मेहनत किस तरीके से चल रही है आपकी? देखिए, या क्या ऐसे बड़े बदलाव आएंगे कि भाई अब मैं आया हूं तो अब पहले ये था और अब ये होगा?
देखिए पहले भी हमारे लोगों ने बहुत मेहनत करी है, जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं उन्होंने पर दिन रात। सबकी अपनी-अपनी पर्सनल, जैसे अटल देखिए बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे और मोदी जी भी मैं प्रधानमंत्री बोल हैं। रहा हूँ आपको, सब अपने समय काल और परिस्थिति के अनुसार काम करते हैं। युवा मोर्चा की विपक्ष में अलग भूमिका होती है, सरकार होती है जब अलग भूमिका रहती है। काम यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाए। ओके। और हमारे जो पूर्व के लोग हैं उन्होंने दिन रात मेहनत करी है, जब भी तो हम, सरकार में भी और इस पोजीशन पे भी हैं। अगर वो दिन रात मेहनत नहीं करते, हमारे हर एक कार्यकर्ता का कंट्रीब्यूशन होता है। हुँ, हर एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। लाखों कार्यकर्ता ऐसा है जिनको हम जान भी नहीं पाते तो हैं, पर मतलब वो बहुत ज़्यादा पार्टी संगठन नवाचार के लिए, करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी बने-बनाए सिस्टम है, उस पे मेहनत करने की ज़रूरत है कंटिन्यूअसली। हाँ, मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। धन्यवाद। आज की डिस्कशन बहुत शानदार रही। हमने युवाओं का पॉलिटिक्स में रोल, किस तरीके से युवा आगे आते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, और राजस्थान में युवाओं का पॉलिटिक्स में कितना बड़ा रोल है, इसको समझने की कोशिश की है। आप भी देखिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए। कन्वर्सेशन बहुत शानदार थी, इनसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत खुल के बात करते हैं, बहुत शानदार तरीके से डिस्कशन करते हैं। इस तरह की कन्वर्सेशन मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।